हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल, कैसे है भाई? सभी के सभी लड्डू कैसे हैं? सब बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? करनी भी चाहिए है ना, नहीं कर रहे हो तो करनी शुरू कर दो। चलो, आज कौन से वो दो चैप्टर हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने रिवाइज? तो चलो, आज जो वो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो दो चैप्टर है हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन वन और इंडियन बिगिनिंग सिविलाइजेशन। आज इन दोनों चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर लेंगे हम कवर अप, ताकि एग्जाम में भाई हम तबाही मचा दे, फोड़ के आ जाए, मतलब एकदम, है ना। इन दो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई हाथ नहीं रुकना चाहिए, राइट। फटाफट से शुरू कर दे शुरू, चलो कर देते हैं। तो भाई क्या टॉपिक क्या कवर करने हैं भाई? सभी के सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। हाँ, जैसे अभी ऐसे कर रहा है ना, तो आप भी एग्जाम में जब अभी पढ़ लो अच्छे से, फिर एग्जाम में पेपर देख के आप भी ऐसे करना, उफ बड़ा इजी पेपर। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करना। चलो, तो भाई इन दो चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे हम। सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन वन को लेके चलते हैं। इस चैप्टर को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो हमने देखो ऑल इन वन में भी पढ़ा है, आप देख सकते हो, वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। इसके अलावा क्या पढ़ा है हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, कि इंडिया में इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, फिर भी हम लोग मिलके रहते हैं, राइट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से। What is meant by unity in diversity in the Indian scenario? भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सिनारियो में इसका क्या मतलब है? कैसे कह सकते हैं हम इंडियन, अगर पूरा इंडियन कंटेक्स्ट को देखें तो कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिटी है? क्या डाइवर्सिटीज है आप देखो कैसे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, कितनी सारी डाइवर्सिटी है देखो, है ना। इसके अलावा कितने सारे रिलीजियन है कि नहीं है? है भाई, बिल्कुल है, राइट। सबके डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, है ना, डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आप ये देखो, इंडिया में इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है भाई। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। धर्म की बात करें तो कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई जैनिज्म को मानता है, राइट, है ना। तो इतनी सारी धर्म है, सबके अलग अलग फेस्टिवल है, कोई ईद मनाता है ना, कोई क्रिसमस बनाता है, कोई दिवाली बनाता है, कोई लोहरी बनाता है। तो मतलब क्या है, इतनी सारे फेस्टिवल्स है, इतनी सारा कल्चर है, इतनी सारी वैल्यूज है, और इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम सब इंडियंस है। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा क्या बैकग्राउंड है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, नहीं। हम सब एक दूसरे के डिफरेंसेस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कॉमन वैल्यू भी शेयर करते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और भाईचारे से रहते हैं, राइट, मिलके रहते हैं। तो इसीलिए इंडियन सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया है कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी वी ऑल आर फॉर्मिंग अ यूनिफाइड नेशन, राइट। बहुत इजी था पहला क्वेश्चन। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटीज आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, है ना। कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिसपे हम कह सकते हैं कि भाई इंडियाज डाइवर्सिटीज आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग? कौन से एस्पेक्ट में कहेंगे भाई? देखो, लैंग्वेज में कह दें, कैसे कहेंगे अभी भी बताऊंगी, ठीक है। लैंग्वेज में एक लैंग्वेज लेके चलते हैं, और क्या माने, और हम रिलीजन मान लेते हैं, मान ले रिलीजन, हाँ, फेस्टिवल मान ले, फूड भी होता है भाई, सबका अलग अलग फूड है ना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, क्लोथ्स, राइट। तो देख रहे हो आप कितनी सारी चीजें। लैंग्वेज भाई आप देखोगे इंडिया में 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, और भी कितनी सारी लैंग्वेजेस है। रिलीजन की बात करूं तो भाई कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है ना, कोई मुस्लिम है, कोई जैनिज्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, राइट। अब ऐसी फेस्टिवल की बात कर लूं तो कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, राइट। तो कितनी सारी, ये सारी क्या है? ये सारी ही तो बेटा कल्चरल डाइवर्सिटीज है ना। ये सारी ही तो भाई ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जहां हमें पता चलता है कि भाई इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है। देखो,
India's diversity is most striking in its languages, religion, festivals and cultural practices. There are hundred of spoken language. सोचो बोलने वाली अगर लैंग्वेज की बात करूं, कितनी भाषा इंडिया में बोली जाती है, 100 से भी ज्यादा. ठीक है, अलग अलग रिलीजन है भाई, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, है ना, सबके अलग अलग ट्रेडिशनल कस्टम्स है, अलग अलग फूड, अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल, इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, राइट. तो भाई ये क्या है, इंडियन डाइवर्सिटी का मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनिटी कैसे मेंटेन करके रखते हैं अपनी कंट्री में, कैसे मेंटेन करते हैं भाई, आप लोग ही बताओ. कितनी सारी कॉमन चीजें हैं जो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं. मैम कॉमन चीजें क्या है मैम, क्यों बेटा 26 जनवरी की छुट्टी भूल गए हो. तो क्या हो गया, एक हो गया आपका नेशनल फेस्टिवल्स, मनाते हैं हम, नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं हम. कौन से होते हैं मैम नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, राइट, गांधी जयंती, ये कुछ नेशनल फेस्टिवल्स है, हम मनाते ही नहीं. इसके अलावा हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे नेशनल एंथम की, हम सबका एक ही नेशनल एंथम है ना, हम सबका एक ही नेशनल एंथम है, जन गण मन, है ना ये. इसके अलावा नेशनल सॉन्ग है हम सबका, है ना, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग हो गया. मानते हो मेरी बात. इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी, इसके अलावा भाई हम सबका एक ही नेशनल फ्लैग है जिसका नाम क्या है, तिरंगा, है ना. तो हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इन सभी चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं हम या नहीं करते हैं मैम, बिल्कुल करते हैं. तो क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये सारी चीजें हमें एक यूनिटी में जोड़ के रखती हैं, ये सभी चीजें हमें यूनिटी में जोड़ के रखती हैं. तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सबसे मेन बात कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम रिस्पेक्ट करते हैं. हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है कि वी ऑल आर इंडियंस, चाहे मैं कहीं भी रहती हूँ देश में, आप कहीं भी रहते हैं, बट वी ऑल आर, है ना, हम सब, वी बोथ आर इंडियंस. हमारे कॉमन ट्रेडिशन है, हम नेशनल फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, हमारे पास सिमिलर लॉज है, हम सब बहुत पीसफुली रहते हैं, किसका कैसा भी बैकग्राउंड है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा से ही जोड़कर रखती हैं, राइट. इसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. साफ बोला गया, बोला भाई साड़ी जो है कैसे प्रूफ होता है कि भाई जो साड़ी है वो यूनिटी को भी शो कर रही है और डाइवर्सिटी को भी शो कर रही है. यूनिटी को तो ऐसे शो कर रही है क्योंकि भाई साड़ी बहुत कॉमन है, हर कोई पहनता है, मोस्टली इंडिया के हर पार्ट में ही पहनी जाती है. और डाइवर्सिटी को ही कैसे शो करती है भाई, गुजराती, देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया भाभी को देखा है कैसे पहनती है वो साड़ी, तो वो गुजराती स्टाइल में पहनती है ना. जो बंगाली साड़ी पहनी जाती है वो एक अलग स्टाइल में पहनी जाती है. तमिल की साइड आप जाओगे तो वहाँ एक डिफरेंट स्टाइल में साड़ी पहनी जाएगी, राजस्थान में एक डिफरेंट स्टाइल में साड़ी पहनी जाएगी. तो क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन कॉमन क्या है कि पहनी जाती है, हमारे कल्चर का सिंबल है, राइट, हमारे ट्रेडिशन को शो करता है. तो भाई यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि साड़ी भाई यूनिटी को भी कि भाई जो साड़ी है वो यूनिटी को भी शो करती है. कैसे कि भाई उसकी प्रेजेंस, कि एक सिंगल ड्रेस है जो पूरी, एक ये साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जिसे हर कोई पहनता है कभी ना कभी, राइट, एक सिंगल ड्रेस है जो पूरे इंडिया में कभी ना कभी पहनी जाती है. तो ये यूनिटी को शो करता है. और डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया भाई, इसको पहनने का स्टाइल अलग है, राइट, कोई कॉटन की साड़ी पहनता है, कोई सिल्क की पहनता है ना, किसी को बनारसी साड़ी पसंद है, किसी को गुजराती साड़ी पसंद है. तो इससे हमें डाइवर्सिटी भी पता चलती है. तो हो गया ना एग्जाम्पल सेट, साड़ी ने दोनों एग्जाम्पल को सेट कर दिया. चलो क्या बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो इंडिया में मनाए जाते हैं. अक्टूबर नवंबर दिवाली याद रखना, है ना. इसके अलावा अब आपको लिस्ट बनानी है और आपको बताना है वो कौन कौन से फेस्टिवल है जो मनाते तो हम साथ में हैं, लेकिन अलग अलग नामों से वो फेस्टिवल जाने जाते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में. इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ बेटा होमवर्क में. कर लोगे, बताओ कर लोगे ना, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा ये क्वेश्चन.
डन, कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है कर लोगे। चलो, तो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेनी इन वन से ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क में, जिसमें आपको मुझे बताना है कि अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे हम कौन से मेजर फेस्टिवल्स मनाते हैं इंडिया में, और उन फेस्टिवल्स को कंट्री के ही अलग अलग हिस्सों में किस किस नामों से जाना जाता है। चलो डन, तो ये लिखना है आपको आंसर, कुछ नहीं है ये, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये आंसर आपको होमवर्क में लिखना है, यहां आप लिख लेना। नेक्स्ट है इंडियन बिगनिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। सबसे पहली बात जो इसमें पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि सिविलाइजेशन कहते किसे हैं। क्या होता है सिविलाइजेशन, बताया था मैंने कुछ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखूं वाटर मैनेजमेंट, रोड्स, सीवेज सिस्टम, हाँ, और क्लीनलीनेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूं, और क्या लिख सकते हैं बच्चा, और क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, ट्रेड लिख दूं। तो क्या मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी जगह जहां पर ये सारी चीज होती हो कि भाई पक्के घर हो, है ना, हाउसेस भी, तो बहुत अच्छे अच्छे घर हो, वहां पे पूरा अच्छा वाटर मैनेजमेंट हो, पक्की रोड्स बनी हो, क्लीनलीनेस पे फोकस किया जाता हो, वो जगह बहुत हाइजीनिक हो, वहां पर ट्रेड होता हो, तो क्या आप कहोगे कि हाँ वो एक डेवलप्ड एरिया है। तो क्या आप कहोगे कि वो एक डेवलप्ड एरिया है। हाँ भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन। क्या मैम, इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। भाई बिल्कुल, अ सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिविलाइजेशन आप एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को बोलोगे जहां पर जो डेवलपमेंट है वो अर्बन लेवल पर हुआ होगा, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा अरे ये एक अच्छा शहर है। क्यों, क्योंकि उस जगह पर भाई वो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, राइटिंग सिस्टम होगा, कल्चरल प्रैक्टिस होगी, गवर्नमेंट होगी, ट्रेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो जहां पर ये सारी चीजें होगी, उस जगह को या उस टर्म को, उस चीज को आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये सिविलाइजेशन है। ये क्या है, ये सिविलाइजेशन है, यानी कि एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सिंपल सी बात, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्या बोला मैम ने, रिपीट करो मैम के साथ, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये है भाई। जान आ गया सिविलाइजेशन समझ, जहां पर भाई क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, एडवांस लेवल पे काम चल रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद पूछा गया है व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लीस्ट, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी, यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो सबसे अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है मैम, आपने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिख दूं मैं इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, कुछ बच्चे बोलेंगे पर मैम हमने तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सुना था। बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों सेम ही चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है मेरे लड्डू, ठीक है मेरे लड्डू, दोनों की दोनों ही सेम चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम जानते हैं इसे। तो भाई अगर क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं है कि वो अर्लीस्ट ही पूछेगा, क्या पता वो घुमा दे एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो चाहे वो ओल्डेस्ट पूछे चाहे वो अर्लीस्ट पूछे, आपको आंख बंद करके लिख देना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आंख बंद करके स्पेलिंग गलत नहीं कर देनी, आंख बंद मत करने का मतलब है कि बेटा फुल कॉन्फिडेंस से लिख देना है कि हाँ भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द Indus Valley civilization was the earliest और oldest civilization of the Indian subcontinent। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो यही बोला गया है भाई, यहाँ पर आंसर एक बार रीड कर देती हूँ तुम्हारे लिए
कि द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, किसकी अचीवमेंट पूछ रहे भाई, ऑब्वियसली कंफ्यूज नहीं होना, इसी सिविलाइजेशन की पूछ रहे। कौन सी सिविलाइजेशन की, यहाँ पे लिख देती हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट पूछ रहे हैं आपसे। क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट, बताओ भाई क्या थी, क्या थी, बताओ बताओ, आप लोग ही बताओ। कह दूं कि वेल प्लान सिटी, क्या क्या अचीवमेंट थी भाई, वेल प्लान सिटीज थी, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा था, सिवेज सिस्टम बनाया हुआ था, सिवेज सिस्टम भी था ना, और क्या थे भाई, रोड्स बनाई हुई थी, पक्की रोड्स थी वहां, है ना, 2 टाइप्स ऑफ टाउन्स भी थे, भूल गए, सीटाडेल और एक और घर था, एक और घर था भाई, आप मुझे कमेंट में बताओगे, है ना। कॉमन पीपल के लिए कॉमन हाउस थे, है ना, और जो रिच पीपल थे उनके लिए अपर टाउन या फिर सीटाडेल, याद है ना, याद है ना। तो इस तरीके के 2 टाइप के टाउन थे, वेल प्लान सिटीज थी, वाटर मैनेजमेंट था, सिवेज सिस्टम था, रोड्स बनाई गई थी, ट्रेड किया जाता था वहां पर, ट्रेड भी तो था, ट्रेड किया जाता था। तो ये क्या है, ये सब क्या है भाई, ये सब वहां की मेजर अचीवमेंट्स हैं, ये सभी वहां की मेजर अचीवमेंट्स हैं। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो भाई सेम चीज, पहले इसी के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वहां पर वेल प्लान सिटीज थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, हाइजीनिक चीजें, हाइजीनिक चीजों का वहां पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता था, काफी साफ सफाई की चीजों पर जोर दिया जाता था। ठीक है, और ट्रेड किया जाता था। इसके अलावा वो लोग क्राफ्टमैनशिप भी थे भाई, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाते थे, पॉटरी वगैरह करते थे। ठीक है, ट्रेड ट्रेड था उनका, हमने पढ़ा है ना, मेसोपोटामिया के साथ उनका ट्रेड वाला रिलेशन था। तो आप ये देखो, ये सभी क्या है, ये सभी उनकी, ऑब्वियसली ये सभी उनकी अचीवमेंट्स है। ये सभी किनकी अचीवमेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, Why does the civilization studies in this chapter have several names? ऐसा क्यों है बेटा कि जो हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है उसके इतने सारे नेम है। भाई सबसे मेन बात मैम, इंडस वैली तो इसलिए है, इंडस वैली क्यों है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा उसका नाम, क्योंकि वो इंडस रिवर के पास थी, याद है, क्योंकि उसके पास में एक इंडस रिवर बहती थी, तो वो इंडस रिवर के पास थी मैम। एक तो फीचर ये हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा क्या हुआ है कि भाई सबसे पहले जो शहर था वहां पे हड़प्पा एक्सकवेटेड हुआ था, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई वहां पे, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह दिया गया, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह दिया गया। एक पॉइंट ये हो गया आपका। और एक पॉइंट और क्या हो सकता है कि मैम पर हमने तो सुना है इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ बेटा, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ये दोनों रिवर्स भी थी, है ना, क्योंकि सरस्वती रिवर भी थी वहां, तो इसीलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, राइट। या फिर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी इसके नाम पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, द सिविलाइजेशन है सेवरल नेम सच एज हड़प्पन, इंडस और इंदस सरस्वती। ठीक है, इंडस सरस्वती, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडस रिवर के पास है, इसीलिए इसे बोल दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले जो शहर है वो हड़प्पा, हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज हुई, इसीलिए इसे कह दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, वहां पर एक ट्रिब्यूटरी नदी भी बैठती थी, बैठती नहीं थी, बहती थी, सरस्वती नदी, तो इसीलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये नाम इसके यहाँ पर पड़े हैं।
राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सेम है बेटा, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो अचीवमेंट मैंने वहां बताई है वही सेम अचीवमेंट आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में पूछा है, मान लो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, राइट, तो फिर पॉइंट्स में ही आपको लिखना होगा। तो भाई सेम सेम वही बात है, वेल प्लान सिटी थी, वेल प्लान सिटी थी बेटा, है ना लड्डू। इसके अलावा और क्या है, वेल प्लान सिटी थी, ठीक है मैम, और वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छा था, वही पॉइंट आएंगे बेटा, वही पॉइंट आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं घूम रहा वो। ट्रेड अच्छा था, ठीक है, हाइजीनिक और क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जाता था, सिविज सिस्टम था, क्राफ्टमैनशिप आप लिख सकते हो, है ना, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, कितनी सारी चीजें हमें देखने को मिली है। तो ये सभी क्या है, ये सभी इनके अचीवमेंट है। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट है, आपको जितनी अच्छी लगे, जो पसंद आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में पूछा था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉन्ग में आंसर लिख दिया कि भाई वेल प्लान सिटी थी, ठीक है, पॉइंट्स हाईलाइट करती रहती हूँ। वेल प्लान सिटी थी, ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटेशन का, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, काफी स्किल्ड लोग थे, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा ब्रोंज से काफी टूल बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए, ट्रेड नेटवर्क हमें देखने को मिला मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, बीड मेकिंग, बीड्स वगैरह बनाते थे, है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, कई हमें मटके और फूलदान वगैरह बहुत सारी चीजें मिली है। तो भाई यही इनकी क्या है, ये सभी इनकी क्या है बेटा, अचीवमेंट है, राइट, ये सभी इनकी क्या है, अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब आपने धोलावीरा में एक सिस्टम देखा, किस चीज का सिस्टम है, धोलावीरा में आपने एक सिस्टम देखा, सिस्टम ऑफ रिजर्वॉयर्स। क्या होता है ये रिजर्वॉयर्स, ये होता है बेटा आपका आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। तो जब आपने ये सारा सिस्टम वहां देखा तो आपके मन में क्या आया, क्यों ये आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो धोलावीरा में इतनी सारी बनाई गई थी, इतनी सारी जो ये लेक्स है वो क्यों धोलावीरा में बनाई गई थी बेटा, किस लिए बनाई गई थी। एडवांस प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल, सबसे मेन बात तो इनकी एडवांस प्लानिंग हमें दिखती है इससे कि भाई हड़प्पा के लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड थे, कितना ज्यादा लार्ज लेवल पे वो सोच सकते थे कि हम अगर ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स बना के वाटर को ऐसे कलेक्ट करके रखेंगे तो ये एक स्मार्ट आइडिया है, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे कुएं बनाए थे उन्होंने वहां। दूसरी चीज बात कि वो वाटर को ऐसे सेव रखते थे, वो वाटर की इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसीलिए तो ये आर्टिफिशियल लेक्स बना के वाटर को कलेक्ट करना वो समझते थे क्या, कि भाई वाटर कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, कितना ज्यादा प्रीशियस है, आज के टाइम पे हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं। सोचो ये उस सिविलाइजेशन की बात है, आज से मतलब इंडिया की पहली सिविलाइजेशन की बात है, और ये लोग ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स बना के रखते थे, ठीक है। इसके अलावा सोशल कोलाब्रेशन एंड सिविक सेंस, आप ये देख सकते हो कि भाई ये कंस्ट्रक्शन ये प्रूफ करता है कि उन्हें सोशल सेंस था, किस चीज का, कोलाब्रेशन का, राइट, कैसे सभी लोग मिलके काम करेंगे, सबके एफर्ट्स कैसे लग सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको देख के हमें यही चीज समझ आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा है कि भाई मोहनजोदाड़ो में हमें पता चलता है कि 700 कुएं थे, एक दो भी नहीं भाई, कितने, 700 कुएं थे भाई वहां, और मेंटेन करके रखा जाता था बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता था, टाइम टाइम पे उन कुओं की सफाई भी की जाती थी। तो क्या पता चलता है उससे, हमें डिस्कस करना है भाई। देखो यही पता चलता है, सेम वही सारे पॉइंट आ जाएंगे कि बेटा अर्बन प्लानिंग, ये वर्ड काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ये रहने देना, बहुत अच्छी अर्बन प्लानिंग थी उनकी, ठीक है, वाटर सप्लाई, वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब यही पता चलता है कि 700 कुएं बनाना, सबसे पहली बात कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वेल प्लान सिटी थी, राइट, तो यानी कि उन्होंने ये पूरी अर्बन लेवल पर प्लानिंग की थी कि कभी भी इस चीज की कमी ना हो। वाटर जो है वो घर पूरे उस हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहने वाले हर एक इंसान तक पूछे, हर एक रेजिडेंट के लिए हो, ठीक है। तो इसीलिए इतने सारे कुएं बने, क्योंकि वो जानते थे कि वाटर की नेसेसिटी क्या है, ठीक है, ये आप कह सकते हो।
और इनको मेंटेनेंस करके रखना भाई, इतना अच्छे से उसको इतनी सेंचुरीज तक मेंटेन करके रखना, तो सोच रहे हो कितना दिमाग लगा के बनाई थी उन्होंने वो सारी चीजें। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भाई यस, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता थी, उन्हें पता था कि कैसे एक प्लान करके एक सिटी को भाई बसाया जाता है, कैसे वहां पे वर्क करना होता है, कैसे इन चीजों को मेंटेन करके रखना होता है। तो इससे उनकी सोशल स्टेबिलिटी और सबसे मेन बात ये पता चलता है कि वहां पर वेल ऑर्गेनाइज गवर्नेंस थी जो काम करती थी कुछ इस तरीके से, राइट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें पढ़ ली हमने, अब हमें पता चल गया कि हड़प्पन्स हैड अ सिविक सेंस, काफी होशियार लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो क्या आप एग्री करते हो इस चीज से? क्या आप एग्री कर रहे हो? और आगे क्या पूछा है कि भाई अगर आप एग्री कर रहे हो तो अच्छी बात है। आगे ये पूछा है कि आप आज के टाइम पे उन लोगों को आज के सिटीजन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? चलो क्या है ये क्वेश्चन बताओ। देखो सबसे मेन बात कि उनकी अर्बन प्लानिंग मेटिकुलस थी भाई, काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी ही ज्यादा बेस्ट थी, ठीक है। उन्हें पता था, उन्होंने देखो घर भी बसाया था, याद है, बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से भाई ये पूरा मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, 2 हिस्सों में टाउन बट रखा था। यहाँ पर मान लो कॉमन लोग रहते थे, ठीक है, ये आपका हो गया लोअर टाउन, ये है लोअर टाउन जहां पर कॉमन लोग रहते थे। यहाँ ये सिटाडेल मान लो जहां पर रिच लोग रहते थे, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमने और क्या क्या था, क्या क्या था भाई, यहाँ पे ग्रेनरी वगैरह बनी हुई थी जहां पर सामान को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था भाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। जितने भी हाउसेस बने थे, जितने भी मान लो ये घर बने थे, ये सभी घर जो थे, ये जो घर बने थे, ये सभी घर भाई ब्रिक्स से बने थे। तो प्लानिंग कितनी थी, हर घर में एक पर्टिकुलर वॉशरूम होता था। इसके अलावा घर के नीचे से ही नालियां बनी हुई थी, सारा का सारा सिवेज उसमें जाता था। तो आप ये देख रहे हो, ये इतनी चौड़ी चौड़ी वाइड स्ट्रीट्स, इतनी चौड़ी चौड़ी गलियां। तो क्या पता चलता है इससे कि भाई उन्होंने जो पूरे शहर की प्लानिंग की थी। और क्या क्या था, कुएं भी तो थे, वेल्स भी थे, वेल्स भी थे, है ना, एक ग्रेट बात भी था। तो मतलब क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि उन्होंने जो ये पूरा शहर बसाया, जो ये पूरा टाउन बसाया, वो कितना ज्यादा प्लानिंग से था, एक वेल प्लान सिटी थी, राइट। यही चीज यहाँ पर हमें पता चलती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से किया, मैंने आपको बताया ब्रिक्स से यूज किया, जो उन्होंने हाउसेस बनाए, जितने भी घर बने सारे ईंटों से बने थे, ठीक है। क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा, पब्लिक हेल्थ और हाइजीनिक चीजों का, इतने आज भी इतनी गंदगी हम इंडिया में देखते हैं, और ये उस समय की बात हो रही है। तो कितना ज्यादा सिविलाइज थे ये लोग, सबसे मेन बात कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने क्लीनलीनेस और हाइजीनिक चीजों को ध्यान रखा। मॉडर्न इंडियन सिटीज से कंपेयर करें तो देखो कुछ चैलेंजेस उन्होंने भी झेले, हमने भी झेले, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम भी देख रहे हैं, ठीक है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आज भी बहुत सारी मॉडर्न सिटीज हैं जिसमें जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं, लाइक पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वगैरह वाली चीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज भी हैं, ये सारी चीजें आज भी। तो ये कुछ चैलेंजेस है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि अगर आज हम अपने एक नागरिक होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं तो भाई पॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा, वेस्ट डिस्पोजल हमारे सामने आ जाएगा। मैम बहुत सारे बहाने है ना, बहाने तो बहुत सारे। चलो यूनिटी इन डाइवर्सिटी से मैंने आपको होमवर्क दे दिया, यहाँ से मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। ये इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन क्या होमवर्क दे रही हूँ, मोहनजोदाड़ो में बेटा, क्यों बताऊं कहाँ था, ग्रेट बात, ग्रेट बात था, कहाँ था, कौन सी सिटी में था, ये आपको मुझे बताना है कि कौन सी सिटी में था, ये हड़प्पा में था या मोहनजोदाड़ो में था, कौन सी सिटी का पार्ट था ये आप मुझे बताओगे होमवर्क में, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ इस ग्रेट बात से। सेकंड क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, ग्रेट बात की क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी से, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इंडियन बिगिनिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क में। ग्रेट बात बेटा क्या, कौन से शहर में था, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, क्या था ये ग्रेट बात, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताने हैं। चलो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, तब तक स्टे विद मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।